स्वागत है इस सेशन में। और आज हम बीएसटीसी और पीटीटीसी लर्न जितने भी हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैंने जैसे कि बोला था आपकी 4 दिन तक वही रीजनिंग की सीरीज चलेगी जिसमें कि हम 50 क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले हैं। रीजनिंग के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। 50 रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें हम कवर कर लेंगे। इसके साथ ही कल सुबह भी 10 बजे हम 50 क्वेश्चन, इस तरह से 9 तारीख तक हम 50 क्वेश्चन की सीरीजें 4 चलाएंगे। उसके बाद 10 तारीख को शाम को बहुत ही ज़्यादा मतलब 10 से 200 के करीब क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें कि पूरी की पूरी रीजनिंग आपकी कवर करवा दूंगा। उसके बाद जीके पर सेगमेंट चलेगा, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ ही शाम को 8 बजे के करीब एक टॉपिक वाइज हमारे पॉइंट चलते हैं रीजनिंग के, वो भी आपको देखने हैं। इसके साथ ही आप जो वैक्सीनेशन के बारे में पूछ रहे हैं उसका भी वीडियो शाम तक आ जाएगा कि किसको वैक्सीनेशन ज़रूरी है, किसको नहीं लगानी है, क्या करना है, सब जानकारी भी उसमें देने वाला हूँ। और एग्जाम सेंटर पर ज़रूरी है या नहीं, पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा। इसके साथ ही अगर आपने चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। और मैं इस सेशन में सभी को रीजनिंग के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आपसे भी फटाफट उन सवाल को कर लेना कि आप भी साथ में करते रहना ताकि आपको पता चल सके कैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन भी आपको मैं दे देता हूं कि अभी तो मापी है 2 गज ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जंग शुरू हो चुकी है, ज़िंदगी में अगर जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा। अभी शुरू हो जाइए इन 5 दिन की स्ट्रेटजी के साथ। और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसका क्वेश्चन का उत्तर आपको फटाफट देना है। सभी को दिल लगा के इसमें क्लास को लेना है ताकि आप भी इसमें कर सकते हैं। हम 50 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, रीजनिंग के जितने भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट देखिए, सभी कागज पुस्तकें, स्टेटमेंट यानी कथन है, निष्कर्ष का सवाल है। सेकंड है सभी पुस्तक द्वात है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें देखना है। जी हाँ, सभी कागज पुस्तकें, ये हमारे कागज हो गए, ठीक है। सभी कागज क्या है, सभी कागज पुस्तकें। फिर बोला है जितनी भी पुस्तकें वो सभी द्वात है। सभी पुस्तकें क्या है, द्वात है। इसका एक ही ऑप्शन है, आपका डायग्राम बनाओ और इसका उत्तर निकाल दो, ठीक है। अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सभी कागज पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें द्वात हैं। अब स्टेटमेंट देखते हैं। सभी कागज द्वात हैं, कुछ द्वात कागज हैं, कुछ कागज द्वात हैं, सभी द्वात कागज है। अब आप खुद देखो, कुछ द्वात कागज है और कुछ कागज द्वात है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। क्यों हो गई? क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी आ गई, दोनों एक जैसे आ गए। कुछ द्वात कागज है और कुछ कागज द्वात है, इस तरह के दोनों एक जैसे ऑप्शंस आ जाए तो इसको दोनों को गलत मानेंगे। कुछ द्वात कागज है और कुछ कागज द्वात है, दोनों ऑप्शन गलत होंगे। सभी द्वात कागज है, जी नहीं, सभी कागज द्वात है लेकिन सभी द्वात कागज नहीं है। द्वात पूरे कागज के अंदर थोड़ी आवड़ा, कागज है जिका द्वात के अंदर आवड़ा, पुस्तक के अंदर और पुस्तक पूरी द्वात के अंदर है, ठीक है। मतलब एक बोतल है उसके अंदर पानी है, अब वो पानी बोतल के अंदर है ना कि बोतल पानी के अंदर है, समझ रहे ना। वो पानी बोतल के अंदर है ना कि बोतल पानी के अंदर है। वो यही चीज़ है कि द्वात पुस्तक के अंदर नहीं है, कागज़ के अंदर नहीं है, कागज़ द्वात के अंदर है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट इसका एकदम राइट स्टेटमेंट हो गया। और आप सभी देख लीजिए, पहला इसका उत्तर है वो एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया है, ठीक है। आप भी निकालना, डायग्राम बना के इसका उत्तर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉक व गांव को संबंध दर्शाता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जिला, ब्लॉक व गांव के संबंध को इसी प्रकार से दर्शाता है? जी, ये डायग्राम का सवाल है। आप मुझे ये बताइए, आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि सबसे छोटा क्या होता है? हमारा गांव होता है, उसके ऊपर हमारा ब्लॉक होता है जिसे हम तहसील कहते हैं, उसके ऊपर हमारा क्या होता है? जिला होता है, उसके ऊपर हमारा राज्य होता है, उसके ऊपर हमारा देश होता है। क्या गांव अलग है, ब्लॉक अलग है और ज़िला अलग है? आप कहेंगे नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या गांव और ब्लॉक सही है, एक साथ रहते हैं लेकिन ज़िला अलग है? नहीं जी, ये भी गलत है। क्या तीनों का अपना अपना अलग अलग मिश्रण होता है? कुछ ब्लॉक ज़िला है, कुछ ज़िला ब्लॉक है, कुछ ज़िला गांव है, ऐसे नहीं है ना, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट उत्तर है वो बी हो गया। ये गांव इसके अंदर आ गया, गांव ब्लॉक के अंदर आ गया, ब्लॉक जोधपुर मतलब ज़िले के अंदर आ गया, ठीक है। ये आपका डायग्राम एकदम सही है। आप वेन डायग्राम कर लेना, 1-2 सवाल इसके ही मिल जाते हैं। तो जिला गांव ब्लॉक के अंदर आ गया, ब्लॉक जिले के अंदर आ गया, यही एक डायग्राम है जो बी ऑप्शन इसका एकदम परफेक्ट, एकदम राइट उत्तर हो गया है। कौन सा? आपका बी उत्तर। जी हाँ, बी इसका एकदम परफेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायग्राम का है, बड़ा ही गजब का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सजीवों,
पक्षियों व निर्जीवों के मध्य संबंध का सही प्रदर्शन करता है। सजीवों, पक्षियों और निर्जीवों, ठीक है, सजीवों, पक्षियों और निर्जीवों के मध्य संबंध दर्शाता है। ये बताओ, देखिए सजीव हो गया, सजीव के अंदर पक्षी आ गए, और ये एक अलग से निर्जीव हो गए। निर्जीव के अंदर पक्षी नहीं आते हैं, ठीक है ना। निर्जीव वस्तु होगी, जैसे कोई लकड़ी हो गई, ये सभी निर्जीव हैं, है ना। निर्जीव वस्तु होगी, गाड़ी एक निर्जीव वस्तु है, मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है ना। निर्जीव और सजीव के बारे में तो जानते हो, जिसके अंदर जीव है वो सजीव है, निर्जीव जिसके अंदर जीव नहीं है। तो सजीव के अंदर कौन आ गए? पक्षी। पक्षी एक सजीव होते हैं और सजीव के अंदर आ गए, और ये निर्जीव डायग्राम हो गया, इसीलिए इसका सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो गया। ये भी गलत है, ये गलत है, क्योंकि पूरे का पूरा सजीव के अंदर निर्जीव और पक्षी दोनों नहीं आते, और ये भी गलत हो गया। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी हो गया, ठीक है। एकदम परफेक्ट उत्तर कौन सा हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नीचे दी गई आकृति में यदि वृत्त और अध्यापकों, आयत, शहरी, ये कुछ दिए हुए हैं, आपके डायग्राम है। मैं इधर थोड़ा सा चलता हूँ, ये आपके डायग्राम यहाँ दिए हुए हैं, आप डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वापस देखना पड़ेगा डायग्राम के, यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। इन्होंने दिया है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्त में अध्यापक हैं, आयत में शहरी है। क्या है? वृत्त में अध्यापक है, आयत में शहरी है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। इसके अंदर कौन आ गए? अध्यापक आ गए, और वृत्त के अंदर अध्यापक आ गए, वर्ग के अंदर मेहनती लोग आ गए, आयत के अंदर शहरी लोग आ गए, और त्रिभुज के अंदर ईमानदार लोग आए। थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है? आकृति में शहरी, मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है। आकृति में शहरी, मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या। शहरी भी होने चाहिए, मेहनती भी होने चाहिए, और ईमानदार भी होने चाहिए। देखिए शहरी के अंदर आयत आ गई, ईमानदार के अंदर आपके त्रिभुज आ गया, और मेहनती, यानी इस डायग्राम के अंदर आने वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। इसके अंदर आने वाला एक भी व्यक्ति हमारे इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें आप तीनों के अंदर कौन आ रहा है वो देखो। यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारा शहरी वाला क्षेत्र आ गया, यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारा ईमानदार वाला आ गया, और यहाँ से अगर हम मेहनती वाला देखते हैं तो यहाँ से हमारा मेहनती वाला क्षेत्र आ गया। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसको हटाते हैं, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ से कि आयत के अंदर हमारा 11 आते हैं, 11 लोग आयत के अंदर, और त्रिभुज के अंदर, और मेहनती अंदर, दोनों तीनों के अंदर आते हैं। या मेहनती भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए। आप बोलेंगे साहब 8 भी आ रहे हैं, 8 सिर्फ शहरी है, सिर्फ नहीं पूछा है इसलिए 8 नहीं होगा। आप बोलेंगे 12 है, 12 शहरी और ईमानदार है, शहरी और मेहनती है लेकिन ईमानदार नहीं है। ईमानदार के लिए त्रिभुज में आना पड़ेगा। त्रिभुज में आपकी जो संख्या आ रही है तीनों की एकदम परफेक्ट आ रही है। आप बोलेंगे 15 तीनों के अंदर है, 15 आ रहे हैं, लेकिन 15 आपके अध्यापक भी आ गए, इसमें अध्यापक नहीं आने चाहिए, ठीक है। व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है, इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो गया वो हो गया बी, ठीक है। इसने सिर्फ तीनों व्यक्तियों के लिए पूछा, इसीलिए हम इसका उत्तर देंगे 11, क्योंकि आप थोड़ा सा भी यहाँ पे माइंड लगाएंगे तो यहाँ पे आप उत्तर आराम से इसका ढूंढ सकते हैं कि किसका क्या है। ये ईमानदार हो गया, यह मेहनती हो, शहरी हो गया, ये मेहनती हो गया, और ये अध्यापक हो गया। अध्यापक के अंदर नहीं आना चाहिए, 15 अध्यापक के अंदर आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। 12 सिर्फ शहरी और ईमानदार के अंदर आ गया, 17 सिर्फ आपके ईमानदार आ गया, ये ईमानदार और आपके किसके अंदर आ रहे हैं? मेहनती के अंदर। लेकिन तीनों के अंदर आने वाली सिर्फ एक ही संख्या वो 11 है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी पर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में मेहनती व्यक्तियों तथा अध्यापक जो शहरी भी है को दर्शाने वाली संख्या। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको वापस देख लेना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसके अंदर आकृति के बिना हम सवाल नहीं कर सकते, थोड़ा होता मुश्किल है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। आप ज़रूर देखना, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, आप ज़रूर सपोर्ट करना। मेहनती व्यक्ति तथा अध्यापक जो शहरी भी है को दर्शाने वाली संख्या है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये बता रहा है कि मेहनती होने चाहिए, अध्यापक जो शहरी भी है, यानी शहरी के अंदर आने चाहिए, मेहनती भी होने चाहिए, अध्यापक भी होने चाहिए। ईमानदार का नहीं बोला है, ईमानदार वाले सेगमेंट का हटा देना है, यानी 11 और 15 की संख्या तो इसमें से हटा देनी है। अब वो चीज़ ढूंढनी है जो आपके मेहनती में आनी चाहिए, अध्यापक में आनी चाहिए, शहरी में आनी चाहिए। आप बोलेंगे सर 13 तो नहीं होंगे, 13 तो नहीं होंगे। फिर त्रिभुज के अंदर से कौन सी संख्या कट रही है जो इन तीनों के अंदर आ रही है? आप बोलेंगे 14,
एकदम परफेक्ट उत्तर 14 आ गई। 14 आपके आयत के अंदर भी आ रही है, अध्यापक के अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है और ईमानदार के अंदर नहीं आ रही है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। क्या हो गया? डी इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। आप डायग्राम वापस देख लो, एक बार फिर रोक कर भी देख लो, मुझे उम्मीद है आप इसको कर जाएंगे और आराम से इसका उत्तर आप आसानी से दे जाएंगे, क्योंकि 14 ही इसका राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या। सिर्फ मेहनती व ईमानदार को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है? आप बोलेंगे मेहनती, यहाँ पे यह है मेहनती और ईमानदार की दर्शाने वाली, यानी आपके जो वर्ग दिया हुआ है, वर्ग और त्रिभुज के अंदर दर्शाने वाली सिर्फ संख्या कितनी है? वर्ग और त्रिभुज के अंदर, वर्ग और त्रिभुज के अंदर, सिर्फ वर्ग और त्रिभुज के अंदर दर्शाने वाली संख्या 10 आ गई है, सिर्फ 10, क्योंकि ये इसके अंदर आयत के अंदर भी आ गई है 11 और 15 और 14 इसकी नहीं आएगी, 14 भी आपकी अध्यापक के अंदर आ गई है, 12 इसके शहरी के अंदर आ गई है। सिर्फ मेहनती और ईमानदार के लिए पूछा है, इसीलिए इसका तो राइट उत्तर हो गया, वो हो गया 10। क्या हो गया? 10 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। आप वापस देख लेना एक बार, क्योंकि इसका उत्तर 10 होगा। आप डायग्राम को एक बार देख लेना, डायग्राम सेगमेंट कर लेना, आराम हो जाएगा, एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में शहरी व मेहनती व्यक्ति जो अध्यापक नहीं है को दर्शाने वाली संख्या। शहरी व मेहनती व्यक्ति जो अध्यापक नहीं है, इसमें से ये बताना है शहरी और मेहनती दोनों हैं लेकिन अध्यापक नहीं है। आप मुझे ये बताइए, इसमें आप तो ये तो पता चल रहा है ना, शहरी कौन है? आयत वाले। मेहनती कौन है? वर्ग वाले। और अध्यापक कौन है? वृत्त वाले। और ईमानदार कौन है? त्रिभुज वाले। 7 नंबर क्वेश्चन ने बोला है कि शहरी व ईमानदार मेहनती आदमी, शहरी व मेहनती आदमी, यानी आयत और वर्ग के अंदर आने वाली संख्या है जो अध्यापक नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर हमारे सामने सिर्फ 12 मिलती है, 12 उत्तर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि 14 अध्यापक में आ गया, 15 भी अध्यापक के अंदर आ गया, 13 भी अध्यापक के अंदर आ गया, 11 आपके ईमानदार के अंदर आ गया। हमें किसने चाहिए? मेहनती और शहरी दो ही चाहिए। क्या चाहिए? मेहनती, शहरी व मेहनती दो ही चाहिए। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपका उत्तर 12 हो गया है। 7 नंबर का उत्तर क्या हो गया? 7 नंबर का उत्तर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में मेहनती अध्यापक को दर्शाने वाली संख्या। आकृति में अभी आपको कौन सा देखना है? सिर्फ मेहनती व्यक्ति वाली संख्या बतानी है। अध्यापक है जो मेहनती भी है, अध्यापक है जो मेहनती भी है, वो सिर्फ संख्या दर्शाने वाली संख्या कौन सी आपकी? आप बोलेंगे साहब एकदम आसान सवाल है, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक आ गए और यहाँ पे हमारा मेहनती वाला पार्ट आ गया, और ये 13 एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। एकदम परफेक्ट उत्तर आपका 13 इसका उत्तर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का? आपके 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर एकदम परफेक्ट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको ज़रूर समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप की क्वेश्चंस कर लेंगे। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा पूरी की पूरी PDF आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी वापस देख के इसको कर सकें। इसका राइट ऑप्शन आपका 13 हो गया। आपको ज़रूर समझ में आया है, क्योंकि यह अध्यापक में आता है, ये मेहनती दोनों के अंदर आता है। दूसरे के अंदर आने वाली संख्या को छोड़ देनी है। आप बोलेंगे साहब 15 आ रहा है, 15 आपके ईमानदार के अंदर भी आ रहा है, तो ईमानदार वाले तो हमें लेने नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के अंदर राइट ऑप्शन आपका 13 हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लेके आया हूं ताकि आपका थोड़ा माइंड भी डेवलप हो सके। थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, और आप भी देखना कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और 4 दिन के अंदर पूरे सेगमेंट के पूरे सिलेबस के सवाल कवर कर लेंगे, ठीक है। कथन पढ़ना और इसका उत्तर देना बहुत ही गजब सवाल है, और कहीं ना कहीं हमारे कई एग्जाम पूछा जाता है। BSTC के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 सवाल इसके आ जाते हैं। क्वेश्चन है, शहरों की बजाय गाँवों का विकास अधिक आवश्यक है। कथन है, यहाँ पे जीके तो लगाना ही नहीं है आपको, जीके नहीं लगाएंगे तभी इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे, वरना आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, अपने माइंड को ही कोसते रहेंगे। शहरों की बजाय गाँवों का विकास अधिक है, शहरों की बजाय गाँवों का विकास अधिक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गाँवों का विकास होने से देश का विकास होगा। शहरों की बजाय गाँवों का विकास अधिक है। निष्कर्ष क्या है? शहरों का विकास आवश्यक नहीं है, या गांवों का विकास होने से देश का विकास होगा। सबसे पहले मुझे एक चीज़ का उत्तर बताइए, क्या स्टेटमेंट में कहीं ये लिखा हुआ है कि शहरों का विकास आवश्यक नहीं है? क्या स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि शहरों का विकास नहीं करना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि शहरों का विकास होगा तब गाँव का विकास नहीं होगा? कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि शहरों का विकास आवश्यक नहीं है, हम जीके तो नहीं लगा सकते, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये चीज़ गलत है। शहरों की बजाय गाँवों का विकास अधिक आवश्यक है, लेकिन ये नहीं बोला है कि शहरों का विकास आवश्यक है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गाँवों का विकास होने से देश का विकास होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गाँवों का विकास होने से देश का विकास होगा।
जी हाँ, यहाँ पे बोला है गांवों का विकास होना आवश्यक है। जी, गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और स्टेटमेंट डी इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया, और 9 का आपका डी उत्तर हो गया। आप भी थोड़ा माइंड लगाएंगे, इसका उत्तर आप आसानी से दे जाएंगे। सभी सेगमेंट लेंगे, धीरे धीरे सभी के सभी आपके क्वेश्चन इसमें आने लगेंगे। नेक्स्ट जो सेगमेंट है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। स्टेटमेंट है शिक्षा के निजीकरण के लाभ व हानियाँ दोनों हैं। शिक्षा यानी शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, इससे लाभ और हानियाँ दोनों हैं। ठीक है, शिक्षा के निजीकरण के लाभ और हानियाँ दोनों हैं। ऑप्शन है शिक्षा का निजीकरण हानिकारक भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे वापस मैं दिखा देता हूँ कि शिक्षा का जो निजीकरण है वो हानिकारक ही होगा। यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ और हानियाँ दोनों हैं, यहाँ लिखा ही होगा, मतलब सिर्फ हानिकारक ही होगा, लाभ शिक्षा का निजीकरण से नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा ही दी जानी चाहिए। शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा ही दी जानी चाहिए। कहीं स्टेटमेंट में ऐसी बात नहीं की गई है कि शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा दी जानी चाहिए, इसकी हानियाँ हैं इसका, तो इसीलिए इनका दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया है। शिक्षा केवल सरकारी तंत्र पर आधारित द्वारा ही दी जानी चाहिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। शिक्षा केवल निजीकरण हानिकारक ही होगा, नहीं, लाभ भी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में जानकारी दी हुई है, इसीलिए इसका राइट उत्तर आपका सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन का आधार है, इसीलिए हमें इससे बचाना चाहिए। जल जीवन का आधार है, इसीलिए हमें इसे बचाना चाहिए। निष्कर्ष है कुछ लोग जल को बर्बाद करते हैं। भविष्य सुरक्षित करने के लिए जल के महत्व को समझा होगा। क्या है? भविष्य सुरक्षित रखने के लिए जल के महत्व को समझना होगा। कुछ लोग जल को बर्बाद करते हैं। जी, जल जीवन का आधार है, इसीलिए हमें इसे बचाना चाहिए। यानी कुछ लोग बर्बाद करें तभी तो जल जीवन का आधार बताने के लिए हमें ये स्टेटमेंट देने होते हैं। भाई कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं तभी तो हम स्टेटमेंट देते हैं कि जल ही जीवन है, जल को बचाइए। तो इसका पहला सेगमेंट उत्तर सही हो गया, पहला निष्कर्ष सही हो गया। नेक्स्ट निष्कर्ष है भविष्य सुरक्षित करने के लिए जल के महत्व को समझना होगा। जी हाँ, ये भी इस स्टेटमेंट के आधार पर दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जल के बिना इससे हमें बचाना चाहिए। बचाना किस लिए? क्योंकि हमारे भविष्य के लिए बचाना है। अगर आज के लिए यूज होना है तो फिर जल को बचाने की ज़रूरत ही कहाँ है, आज यूज हुई है। भविष्य सुरक्षित रखने के लिए तो जल ही जीवन का आधार है, इसीलिए इसे बचाना चाहिए। थोड़ा समझना मुश्किल होते हैं ऐसे स्टेटमेंट, फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस दोनों का उत्तर, इसका सी उत्तर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कठिन परिस्थितियों मनुष्य को मजबूत बनाती है। मनुष्य अपने कड़वे अनुभव से सीखता है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। जी, कठिन परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बनाती है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, यानी कभी कठिन आएगी, कभी नॉर्मल आएगी, इसीलिए तो मनुष्य सीखता है, उससे मजबूती बनाती है। और मनुष्य अपने कड़वे अनुभव से सीखता है। जी, अनुभव तभी मिलता है जब परिस्थितियां आएगी, परिस्थितियां के बिना अनुभव नहीं मिलता है। ये सेम के सेम स्टेटमेंट पर आधारित होता है, और इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो गया वो हो गया आपका, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है। एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है। उत्तर है निष्कर्ष है आपका अध्यापक कभी इंसान नहीं होते हैं। जी, एकदम बिल्कुल गलत है। अध्यापक इंसान नहीं होता, एकदम कैसी बात करें, एकदम गलत है। अध्यापक समाज का ध्यान रखते हैं। जी, इसका एकदम परफेक्ट उत्तर है, क्योंकि अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है तो समाज का भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसका निष्कर्ष बी ऑप्शन उत्तर एकदम परफेक्ट हो गया, और इसका जो सेकेंड निष्कर्ष है वो एकदम सही उत्तर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा पूरा ही पार्ट ही चेंज हो गया, पूरा सेगमेंट ही चेंज हो गया। अभी इसका उत्तर आप परफेक्ट दे देंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी आपको मुझे लगता है प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये क्वेश्चन है पेंटिंग बुर्स, एकदम नॉर्मल सा सवाल है। इसका मतलब नेक्स्ट इससे संबंधित ढूंढना है, यानी पेंटिंग से बुर्स किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार स्केच किससे संबंधित होगा। स्केच, आपको थोड़ा सा इन शब्दों पर ध्यान देना है, शब्द क्या कहते हैं। ठीक है, शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान होगा तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। पेंटिंग किससे की जाती है? आप बोलेंगे बुश से। स्केच यानी होता है ड्राइंग, ड्राइंग यानी होता है कोई चित्र बनाना। क्या चित्र रबड़ से बनता है? आप बोलेंगे नहीं। कागज से बनता है? नहीं, कागज पर बनता है। पेंटिंग बुर्स से की जाती है। अगर यहाँ पर दीवार होती तो इसका उत्तर कागज होता, लेकिन यहाँ पर बुर्स आने की वजह से इसका राइट उत्तर पेंसिल हो गया, क्योंकि ड्राइंग हमेशा पेंसिल से की जाती है। स्केच यानी ड्राइंग होता है, ड्राइंग यानी कोई पेंटिंग होती है, और उसको किससे की जाती है? पेंसिल से। इसीलिए 14 नंबर का उत्तर आपका बी उत्तर एकदम परफेक्ट हो गया। आप आराम से देख लीजिए, एकदम उत्तर क्या हो गया, परफेक्ट उत्तर कौन सा हो गया आपका? इसका 14 का बी उत्तर एकदम परफेक्ट हो गया। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिएगा, इसका उत्तर एकदम परफेक्ट पेंसिल हो गया। पेंटिंग का संबंध बुर्स से वही है जो स्केच यानी ड्राइंग का संबंध पेंसिल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विद्यालय छात्र। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विद्यालय छात्र। विद्यालय छात्र से किस प्रकार संबंधित है? एक मिनट। विद्यालय छात्र से किस प्रकार संबंधित है, इसीलिए वन किससे संबंधित होगा? जी, इसका उत्तर आप, तो इसका क्या उत्तर होगा आप देख सकते हैं। विद्यालय में क्या रहते हैं? छात्र रहते हैं। वन में क्या रहेंगे? वन में क्या रहेंगे? वृक्ष। तो इसका उत्तर राइट हो गया बी। ठीक है, लकड़ी वृक्ष से बनती है, हरियाली भी वृक्ष से बनती है, घास भी वृक्ष से ही बनता है, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो गया ए। ए होगा, विद्यालय में छात्र होंगे, वन में वृक्ष होंगे। वन का वही संबंध वृक्ष से है जो विद्यालय में छात्रों से है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकित्सालय में आप क्या मिलता है? चिकित्सक में औषधि मिलती है, तो अध्यापक में क्या मिलता है? आप बता देना। उत्तर एकदम नॉर्मल सा होगा इसका। चिकित्सक यानी, थोड़ा सा नाम मुझे नहीं आ रहा है इसीलिए थोड़ा मैनेज करना यार। चिकित्सक यानी होता है एक आपका अस्पताल मान सकते हैं, एक हॉस्पिटल मान सकते हैं। हॉस्पिटल में औषधि मिलती है, चिकित्सक में औषधि मिलती है। तो अध्यापक में छात्र मिलते हैं क्या? नहीं। अध्यापक में अज्ञान मिलता है? नहीं। अध्यापक में विकास मिलता है? नहीं। अध्यापक में ज्ञान मिलता है। इसका राइट उत्तर आपका सी हो गया है। 16 चिकित्सक में औषधि मिलती है, अध्यापक में ज्ञान मिलता है। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें छुपी हुई है, आपको मिलेगी। आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट ज़रूर करना। बहुत मुश्किल से मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई है, बहुत सारे सवाल निकाल कर ये पूरे का पूरा सेगमेंट तैयार किया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य राज्यपाल से संबंधित है, राज्य राज्यपाल से उसी प्रकार संबंधित है, तो देश देश से कौन राज्य संबंधित होगा? आप बता सकते हैं यार। राज्यपाल का राज्य में क्या पद है? यहाँ मुख्यमंत्री होता तो यहाँ प्रधानमंत्री कर देते, या कोई मंत्री का दिया होता तो यहाँ मंत्री कर देते, या अगर लोकसभा दिया होता तो यहाँ विधानसभा कर देते, और अगर यहाँ पे राज्यपाल दिया है तो यहाँ पे राष्ट्रपति कर देंगे। और इसका राइट उत्तर सी हो गया कि राज्यपाल का राज्य से वही संबंध है जो राष्ट्रपति का देश से है। जी हाँ, एकदम नॉर्मल सा और एकदम परफेक्ट उत्तर आपका राष्ट्रपति हो गया। आप सभी उत्तर परफेक्ट दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि सभी एकदम फटाफट इसके उत्तर दे रहे होंगे और सभी की एकदम अच्छे से तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु गधे के अंदर, गधा पशु के अंदर आता है, सरीसृप किसके अंदर आता है? आप बताइए। गधे पशु के अंदर गधा, गधा पशु के अंदर आता है ना? ठीक है, मतलब यहाँ पे घोड़ा गधा कुछ भी दिया जा सकता है। पशु के अंदर घोड़ा आता है, सरीसृप मछली के अंदर आता है क्या? मेढक के अंदर आता है क्या? केचुए के अंदर आता है क्या? सांप के अंदर आता है? आप बता देंगे नहीं साहब, मछली के अंदर नहीं आता है, मेढक के अंदर नहीं आता है, केचुए के अंदर नहीं आता है, और डी इसका एकदम उत्तर हो जाएगा। और सरीसृप सांप के अंदर ही आता है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि रीजनिंग के जहाँ तक मैं इंपॉर्टेंट सवाल है वो सभी करवाने वाला हूँ। ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, कोशिश पूरी करेंगे करने की। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा पूरा साथ देंगे, इसमें कहीं गलती हो जाए तो भी माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसे सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हार्डली होते हैं। 19 से 23 तक के सवाल इसी निर्देश पर आधारित होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं देखता हूँ एक बार हो जाए तो। इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम एक नेक्स्ट पेज लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आसानी से हो जाएगा। मित्र कितने हमारे? 6 मित्र दिए हुए। कितने मित्र दिए हुए आप बताना? 6 मित्र दिए हुए। तो इसीलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो एकदम सफ़ेद एकदम साफ पेज है। 6 मित्र दिए हुए। 6 मित्रों के लिए सबसे पहला हमारा काम है, ये काम है सबसे परफेक्ट और सबसे पहला काम। 6 मित्र हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अभी वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस क्वेश्चन पे चले तो वापस क्वेश्चन बोल रहा है 6 मित्र है, एक राम है, एक रहीम है, एक जॉर्ज है, एक श्याम है, एक यश है और एक विक्रम, एक वर्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है साहब, एकदम परफेक्ट है। विक्रम राम तथा श्याम के बीच में बैठा हुआ है। सबसे पहला काम क्या है? विक्रम को कहाँ बैठाना है? राम व श्याम के बीच में। मान लीजिए मैं विक्रम को यहाँ बैठाता हूँ, तो राम व श्याम के बीच में बैठाना है। तो या तो राम यहाँ आएगा या श्याम यहाँ आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों की रहेगी, या श्याम यहाँ पे आएगा या राम यहाँ पे आएगा। हमें इसका परफेक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन 100% है कि राम या तो यहाँ आएगा या राम यहाँ आएगा, या श्याम यहाँ पे आएगा या श्याम आ जाएगा। 1 मिनट में इसका भी उत्तर आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा सवाल है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, स्पेस नहीं है फिर भी मैं पूरा कोशिश करके आपको सवाल करवाऊँगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएँ बैठा हुआ है। रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है, तो इसे इसीलिए हमें ये तो पता नहीं है कि जॉर्ज कहाँ है, लेकिन फिर भी हम रखते हैं यहाँ पे। अगर मैं रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है। बायां कौन सा होगा हमारा? बायां आपका कौन सा होगा? ये होगा। दायां कौन सा होगा? ये। आप केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, बायां ये नीचे की तरफ होगा, दायां आपका ऊपर की तरफ होगा। क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। जॉर्ज कहाँ बैठा हुआ है हमारा? जॉर्ज बैठा हुआ है आपका रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। जी हाँ, जॉर्ज के तुरंत बाएं कौन बैठा है? रहीम है। अगर मैं जॉर्ज को यहाँ बैठा दूँ तो रहीम यहाँ बैठ जाएगा। अगर मैं जॉर्ज को यहाँ बैठा दूँ तो रहीम यहाँ बैठ जाएगा।
यही पॉसिबिलिटी दोनों में आ गई फिर से। ठीक है, जॉर्ज या यहाँ आएगा या रहीम यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए वापस उस वहाँ पे देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें वापस मिल जाएगा जिससे कि हम इसका उत्तर पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। राम विक्रम के तुरंत बाएं बैठा, जी हाँ उत्तर आ गया ना, राम विक्रम के तुरंत बाएं बैठा, बाएं बोला है ना। वापस देख लेते हैं एक बार परफेक्ट तरीके से, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। राम विक्रम के तुरंत दाएं बैठा है, राम विक्रम के तुरंत दाएं बैठा, दायां मैंने किधर बताया, दायां इधर बताया, इसीलिए आपका श्याम यहाँ से हट गया। तुरंत बाएं कौन बैठ गया, राम बैठ गया, इसीलिए यहाँ से राम भी हट गया और श्याम आ गया। ठीक है, कौन आ गया यहाँ पे, श्याम आ गया। ये तो 3 फिक्स हो गए। अभी हमें जॉर्ज और इसमें प्रॉब्लम है रहीम में, जॉर्ज और रहीम की भी समस्या हम दूर कर देते हैं। 1 मिनट का काम है, अभी समस्या इसकी दूर कर देते हैं। ठीक है, राम विक्रम के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा है, जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा हुआ है। तुरंत रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है, जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा है। जी हाँ, अभी उत्तर मिल गया है, जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, और पहले की जो पॉसिबिलिटी थी जॉर्ज की, वो जॉर्ज यहाँ आएगा और जॉर्ज यहाँ आएगा, क्योंकि जॉर्ज अगर बीच में यहाँ बैठा दिया तो फिर आपके यश और रहीम के बीच में नहीं आ पाएगा। यहाँ तो श्याम आ गया, अगर यहाँ बैठा दिया तो यहाँ राम आ गया, और एक तरफ एक तरफ आपका यश नहीं आ पाएगा और एक तरफ रहीम नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा इनको समझ लेना, आसानी हो जाएगी। ठीक है, जॉर्ज यहाँ बैठ गया है तो रहीम यहाँ बैठ गया है, रहीम यहाँ बैठ गया है और यश यहाँ बैठ गया, हमारे सभी बैठ चुके हैं। देखिए यश, जॉर्ज, रहीम और राम, विक्रम और श्याम। ठीक है, ये हो गया रहीम। थोड़ा सा देख लेना, ये एकदम परफेक्ट तरीके का डायग्राम तैयार हो चुका है। अभी हम फटाफट इन सवालों के उत्तर दे देंगे एकदम आसानी से। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या बोल रहा था, 19 नंबर सवाल है, जॉर्ज के दाहिने तरफ कौन बैठा। जॉर्ज के दाहिने तरफ पूछा है इसने, जॉर्ज के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है। 19 नंबर सवाल के अंदर जॉर्ज के दाएं तरफ पूछा है। जॉर्ज कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा है। जॉर्ज कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा। मैंने क्या बताया, दाएं कहाँ होता है, दाएं इधर ही होगा, दाएं इधर होगा, क्योंकि हम इस तरफ पे बैठे हुए हैं। तो ये जॉर्ज इस तरफ बैठा हुआ है, तो जॉर्ज का यहाँ दायां होगा, यहाँ बायां होगा। तो यहाँ पे जॉर्ज के दाएं कौन बैठा है, यस बैठा हुआ है, यस बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, यस बैठा हुआ है जॉर्ज के दाएं तरफ। आपने देख लिया जॉर्ज के दाएं तरफ कौन बैठा है, यस बैठा है, और इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। 19 के अंदर क्या हो गया, सी। 20 के अंदर है, यस के दाएं तरफ कौन बैठा है। क्वेश्चन है यस के दाईं तरफ कौन बैठा है। जी वापस चलते हैं, यस के दाईं तरफ कौन बैठा है, यस के दाईं तरफ श्याम बैठा है। तो हम वापस 20 का उत्तर भी क्या दे देंगे, यस के दाईं तरफ कौन बैठा है, यस के दाईं तरफ आपका, यस के दाईं तरफ श्याम बैठा है, यस के दाईं तरफ आपका श्याम बैठा है। इस सवाल को अंदर मतलब स्टेटमेंट बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वो डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फटाफट जवाब आ जाते हैं। विक्रम और रहीम के बीच में कौन बैठा है, जी बताते हैं। विक्रम और रहीम के बीच में विक्रम जी यहाँ बैठे हैं और रहीम जी यहाँ बैठे हैं। इनके बीच में राम जी बैठे हैं। कौन बैठे हैं, राम जी, राम जी बैठे हैं। तो हम इस को क्या उत्तर दे देंगे, राम दे देंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम और रहीम के बीच में कौन है, आपके राम जी बैठे हैं। ठीक है, इसका राइट उत्तर आ गया राम। कौन सा क्वेश्चन था, 21 नंबर। 21 नंबर का आपका उत्तर हो गया राम। क्वेश्चन है 22 नंबर, श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है। श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है, जॉर्ज जी यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको हटाने की कोशिश करूंगा ताकि हम आसानी से इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ज़रूर हम कर देंगे, और इस टाइप के जितने हमारे सवाल आएंगे हम सभी को करने की कोशिश करेंगे। मैं एक भी सवाल आपका छुड़ाना नहीं चाहता हूं। और वापस हम सवाल भी देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल था ना आपका, 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर, श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है। श्याम और जॉर्ज के बीच में मैं बता चुका हूँ कौन बैठा है आपके। चलिए, श्याम और जॉर्ज के बीच में पूछा है, यस बैठा है। श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है, यस बैठा है, क्योंकि जॉर्ज यहाँ पे बैठा है, श्याम यहाँ पे बैठा है, बीच में यस बैठा है। 22 नंबर में आपका यस हो गया। कौन हो गया, तो इसका जो राइट उत्तर हो गया आपका यस हो गया। कौन बैठा है, श्याम और जॉर्ज के बीच में यस बैठा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रहीम के तुरंत बाएं कौन बैठा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रहीम के तुरंत बाएं कौन बैठा है। रहीम कहाँ है हमारे, रहीम यहाँ है। रहीम के तुरंत बाएं, बाएं मैं बोल चुका हूँ इधर होगा, दाएं ऊपर की तरफ होगा। बाएं कौन बैठा है, रहीम के तुरंत बाएं राम बैठा है। तो हम वापस चलते हैं वहीं पे।
23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीम के तुरंत बाएं कौन बैठा है? राम बैठा है। और 23 नंबर का आपका बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल के अंदर जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं आप फिर से कोशिश करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। एक बार खुद ट्राई करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मल सा सवाल था, आप ज़रूर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब के सवाल है और इसका पूरा सेगमेंट फिर से चेंज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है, इनमें से एक अलग छांटना यानी विजातीय छांटना है, बेमेल छांटना है कि इन तीनों चारों में से एक अलग कौन सा है? तहरे ताली, कथक, गरबा और घूमर यानी चारों ही डांस है, चारों ही आपके नृत्य है, इसमें से अलग कौन सा है? इसका उत्तर आपको बताना है। और इससे सवाल आप आराम से आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी माइंड इसमें लगाते हैं तो एकदम आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए तहरे ताली, कथक और घूमर ये किसी पर्टिकुलर एक राज्य के नृत्य नहीं है, ये कहीं ना कहीं सभी जगह हमें देखने को मिल जाते हैं, पर्टिकुलर किसी एक राज्य के नहीं है। तहरे ताली, कथक और घूमर, ये तहरे ताली कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में भी किया जाता है, बाहर भी किया जाता है। कथक हमारे यहाँ भी किया जाता है, बाहर उत्तर भारत में काफ़ी सारे राज्यों में किया जाता है। घूमर भी बहुत जगह की जाती है। लेकिन गरबा एक ऐसा नृत्य है जो पर्टिकुलर एक राज्य के अंदर किया जाता है, गुजरात राज्य के अंदर ही किया जाता है पर्टिकुलर, इसीलिए इसका राइट उत्तर आपका गरबा हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादातर यह होता है कि अपने माइंड पर डिपेंड होता है और एग्जामिनर क्या माने वो उस पर डिपेंड होता है, लेकिन हमारा माइंड क्या कहता है वो पर डिपेंड होता है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम अपने माइंड को जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो ऐसे क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ही निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर। आकाश पाताल, जलवायु ठंडा, तेज मंद और दिन और रात, इसका उत्तर देना है जल्दी से आपको। तो इसका क्या उत्तर होगा आप जल्दी से बता दीजिएगा। और एकदम नॉर्मल सा सवाल है क्योंकि एक देखिए ये अपोजिट है, यानी आकाश एक पर्टिकुलर सबसे ऊपर का स्थान हो गया, सबसे नीचे का स्थान पाताल हो गया, सबसे तेज और सबसे मंद यानी दोनों आपस में अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। और दिन और रात दोनों अपोजिट है, लेकिन जलवायु और ठंडा दोनों अपोजिट नहीं, या गर्म और ठंडा होता तो अपोजिट होता, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो गया क्योंकि पर्टिकुलर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। और तीन जो हमारे ऑप्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। आकाश पाताल से अपोजिट है, तेज मंद से अपोजिट है, दिन रात से अपोजिट है, लेकिन जलवायु ठंडे से अपोजिट नहीं है, यानी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है, इसका राइट उत्तर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, इसमें से क्या चीज़ सही होगी आप जल्दी से बता दीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन अलग होगा? जी इसमें से अलग बनाना है, यानी एक तीन एक जैसे हैं एक अलग है, विपरीत मतलब विच्छेद छांटना है आपको। एकदम इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, एकदम नॉर्मल सा सवाल है। आप देखिए समुद्र, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी भी एक ग्रह है, सूर्य भी एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा भी एक उपग्रह है, लेकिन समुद्र कोई ना तो ग्रह है ना उपग्रह, इसीलिए समुद्र इसका राइट उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इसका उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तो एकदम अलग पड़े हैं और समुद्र भी एकदम अलग से हैं, आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान और इतिहास। जी हाँ, इसका उत्तर देना है आपको। राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल और इतिहास, इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं क्योंकि ये आपके सभी देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है। भूगोल भी ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, राजनीति भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन जीव विज्ञान एक साइंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए आप सी इसका उत्तर एकदम परफेक्ट उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर और नागपुर में से उत्तर देना है आपको। उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर और नागपुर में से आपको कौन सा उत्तर सही होगा? कहीं ना कहीं एक इसमें सेगमेंट ये लगाते हैं कि उदयपुर राजस्थान में, जोधपुर भी राजस्थान में, भरतपुर भी राजस्थान में, लेकिन नागपुर राजस्थान में नहीं है। ये नागपुर शायद महाराष्ट्र के करीब यहाँ पे पड़ता है। ठीक है ना, नागपुर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह होता है कि आप होता है कि राजस्थान किसी राज्य की राजधानी दे देंगे, किसी देश की राजधानी दे देंगे, फिर पर्टिकुलर 3 देश दे देंगे, एक राजधानी पूछी जाएगी, ये चीज़ होती है इसके अंदर किसी भी टाइप के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई 3 एक जैसे होंगे, कोई भी चीज़ हो सकती है, पक्षी हो सकते हैं, कोई समुद्र हो गए, कोई ऐसे देशों की राजधानी हो गई, किसी एक लाइन्स के बारे में पूछी जा सकती हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही गजब का और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 7 जोड़ने व 5 घटाने पर प्राप्त संख्या है। 2 संख्या की मतलब समझना 10 से लेकर 99 तक की ऐसी कौन सी संख्या है, वो इस ऑप्शन से ही उत्तर निकल सकता है। ऑप्शन है 104, 101, 100 और 102 की 99 के अंदर हम अगर 7 जोड़कर 5 घटाएं तो 101 होता है।
इसीलिए इसका जो राइट उत्तर आप ये कर सकते हैं, संख्याओं में 7 जोड़ने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ऐसे 98 भी आप अगर 7 जोड़ के 2 घटाएंगे, 98 7 जोड़ के 5 घटाएंगे तो उत्तर 100 आ जाएगा। सबसे बड़ी इसका उत्तर आएगा 99। संख्या जोड़ने में 5 घटाने प्राप्त संख्या क्या आएगी? 101 आएगी। क्यों आएगी? 99 में थे हाथ जोड़िया कितना हो गया? 99 में 106। 99 में 7 जोड़ा 106, 106 में से 5 हटाए कितने हो गए? 101। 99 सबसे बड़ी दो संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। ध्यान रख लेना, इस टॉपिक को 1% भी नहीं भूलना है। यह कॉमन सेंस का सवाल है एकदम। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 99 सबसे बड़ी संख्या है, उसमें हमने 7 जोड़े तो 106 हो गए। 99 के अंदर 7 जोड़े 106 हो गए, -5 के कितने हो गए? 101। 101 हमारे ऑप्शन में, और बी इसका एकदम परफेक्ट और एकदम राइट उत्तर हो गया। जी हाँ, एकदम परफेक्ट और एकदम राइट उत्तर आपका बी उत्तर हो गया 29 के अंदर। 30 के अंदर हम देखते हैं, नॉर्मल सा सवाल है एकदम। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इसका उत्तर दे जाएंगे। 74 से 94 के बीच की संख्या के तुरंत बाद वाली संख्या, 74 व 94 के बीच की संख्या के तुरंत बाद वाली संख्या, 74 से 94 के तुरंत बीच में कौन सी संख्या आती है, उसका उत्तर आपको देना है। उसके बाद उसके तुरंत बाद वाली संख्या, जी हाँ, ऑप्शन से आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। बता देता हूँ आपको। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अब मैं 74 से 94 के बीच में कितनी संख्या आ जाती है आप बता दीजिए। 94 से 74 के बीच में संख्या आ जाती है हमारी लगभग 19 संख्या आती है ना, 19 संख्या आ जाती है ना 74 से 94 के बीच में 19 संख्या आती है। आप थोड़ा सा निकाल लीजिए। कई लोगों को कन्फ्यूज होंगे कि 74 से तो 94 तक 20 संख्या होती है या फिर 19 कैसे हो गई। आप देखिए, यहाँ से 74 छोड़िए, वहाँ से 94 छोड़ दीजिए, फिर देखिए 1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। अब गिन के देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 संख्या होगी। और दो इन संख्याओं को मिला देंगे, कितनी हो जाएगी? टोटल 21। अब 11 नंबर यानी 74 समेत 11, 74 के बाद की 10 संख्याएं, 10वीं जो संख्या होगी ना 74 के बाद की, वो संख्या आपके बीच मिड पॉइंट होगा एकदम। 74 के बाद हमारी जो 10 संख्या कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी यह संख्या होगी। अब ये संख्या है कितने नंबर पर तो बताते हैं। 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84। तो इसका जो मिड पॉइंट हो गया, एकदम बीच का पॉइंट कौन सा हो गया? 84 होगी। और उसने बोला है कि तुरंत बाद वाली संख्या 85, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो गया। एकदम आसानी से आप लिख कर निकाल दीजिए। एक बार लिख कर निकालेंगे, दूसरी बार आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण या अक्षर आरंभ से 17वें स्थान पर आता है तथा अंत या आखिरी से 10वें स्थान पर आता है? आरंभ से कितने स्थान पर आता है? आरंभ से 17वें स्थान पर आता है, और पीछे से आखिरी से 10वें स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाता है आपका, वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। इसके अंदर आप आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। और 31 नंबर सवाल के अंदर हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? आपको वर्णमाला अगर याद नहीं है तो भाई कर लीजिए। वर्णमाला की संख्या इस तरह से याद होनी चाहिए। देखिए, वर्णमाला मैंने भी पूरी की पूरी याद की थी। देखिए, आपको सीधा पूछा जाए कि आर कितने पर है, आपका उत्तर 18 होना चाहिए। टी कितने पर है, 20 होना चाहिए। यू कितने पर है, 21 होना चाहिए। सीधा उत्तर होना चाहिए। पी 16 नंबर पे है भाई। एम कितने पर है, एम 13 पर है। एन कितने पे है, 14 पे है। जे कितने पे है, जे 10 पे है। सब के कितने पे है, के 11 पर है। इस तरह से याद होना चाहिए। उल्टा फुल्टा किस तरह से पूछा जाए, हमें पूरी की पूरी सेगमेंट याद होना चाहिए। अभी यहाँ पूछा है कि आगे से 17 नंबर पर कौन हो जाएगा, आगे से आपका 17 नंबर पर क्या होता है बताइए। 18 नंबर पर आर आता है, तो 17 नंबर पर कौन आ जाएगा? आर से पहले क्या आता है? क्यू, और क्यू हमारा 17 नंबर पर है। और पीछे से संख्या कितनी आ गई? 10वें स्थान पर कौन आ गया? क्यू। क्यों आ गया? क्योंकि पीछे से हमें संख्या तो टोटल 26 होती है, लेकिन हमें अगर मिड पॉइंट निकालने के लिए 27 संख्याओं का उपयोग किया जाता है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग कहीं अच्छे से पढ़ी है तो आप जरूर इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पूछा जाए ए के सामने कौन होगा तो जेड होगा, लेकिन अगर हम दोनों की संख्या को जोड़ेंगे, ए और जेड की संख्या, तो टोटल 27 उत्तर आएगा। बी के सामने कौन होगा, आप बोलेंगे वाई होंगे, और बी के 2 होंगे, वाई के आपके कितने हो गए? 25 हो गए। दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर 27 आ जाएगा। इसीलिए इसका जो आगे से 17 और पीछे से 10वां स्थान किसका होगा, मैं पिछले बार आपको रैंकिंग टेस्ट भी करवा चुका हूं, क्योंकि दोनों की अगर आगे और पीछे की संख्या दी हुई तो दोनों को जोड़कर एक घटाना है। आगे से 17वां स्थान, पीछे से 10वां स्थान, दोनों को जोड़िए, एक घटाइए, टोटल संख्या आ जाएगी 26।
यही एक सेगमेंट होता है। इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। और इसका जो राइट उत्तर आपके सामने है, अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इसका उत्तर तो क्यू हो ही गया है। नॉर्मल सा सवाल था, आगे से 17वें स्थान पर पूछा है तो क्यू इसका उत्तर हो गया। पीछे से 10वां इसीलिए पूछा है। रैंकिंग टेस्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में रिक्त स्थान भरिए। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में रिक्त स्थान भरिए 50, 49, 47, 44, 40। जी हाँ, रिक्त स्थान भरना है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। रिक्त स्थान भरना है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। थोड़ा सा माइंड लगाइए। इसको करने का एक ही ट्रिक होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, जो मैं एक नया पेज लेके आपको समझा देता हूँ ऐड यूजिंग पेज करके। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे संख्या दी हुई है वो संख्या हमें याद होनी चाहिए। और हमारे सामने जो संख्या दी हुई थी कौन सी थी, क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा आपका 50, 49, 47, 40 और 44 और 40। 50, 49, 47, 44 और 40। देखिए 50 से 49 आने में -1 का टाइम है, 47 आने में -2, 47 से 44 आने में -3, 44 से 40 आने में -4 और यहाँ -5 और यहाँ -6। तो यहाँ -5 करेंगे, 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 से 5 कम करेंगे 35, 35 में से 6 निकाल देंगे 29 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 35, 35 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 29, 29 में से 7 निकालेंगे तो 22। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, परफेक्ट उत्तर इसका 35 हो गया। आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं और इसका डी उत्तर एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया है। जी हाँ, इसका उत्तर एकदम डी उत्तर परफेक्ट हो गया। देखिए 1 कम हो रहा है, 2 कम हो रहे हैं, 3 कम हो रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं, 5 कम हो रहे हैं, 6 कम हो रहे हैं, 7 कम हो रहे हैं। एकदम आसान सा सवाल है यार, नॉर्मल सा, आप आसानी से इसको कर जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में रिक्त स्थान भरिए। जी हाँ, नॉर्मल सा सवाल है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरना है आपको AGLPS, AGLPS। जी हाँ, AGLPS दिया हुआ है। नेक्स्ट स्थान पर कौन आएगा, देखिए A कितने पर होता है आपका, A होता है 1 पर, G 7 पे होता है, L 12 पे होता है, P 16 पे होता है, S 19 पे होता है। नॉर्मल सा सवाल है यार, एकदम सा नॉर्मल सवाल है। देखिए यहाँ से 6 का अंतर आ गया, 7 और 5 कितने होते हैं 12, यहाँ कितने का आ गया 4 का, यहाँ 3 का और आगे 2 का अंतर आ जाएगा। और इसका जो राइट ऑप्शन आगे 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 पे कौन आता है, 21 पे यू आता है और ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो गया। अगर आपको ABCD के अंक याद नहीं है तो ऐसे सवाल करना मुश्किल हो जाएगा भाई। ABCD के अंक याद होने चाहिए। देखिए A 1 पे आ गया, B पे आपका कौन आ गया, G पे 7 आ जाएंगे, L पे 12 आ जाएंगे, P पे 16 आ जाएंगे, S पे 19 आ जाएंगे। दोनों का अंतर देख लीजिए, यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर और यहाँ पे 2 का अंतर और यू इसका राइट उत्तर हो गया। और मैंने जो सवाल आपको बनाए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, हार्ड लग सकते हैं, लेकिन आप भैया ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। A और B 2 सगे भाई हैं, A और B 2 सगे भाई हैं, C A की बहन है। आज अभी मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी मैं आपको कहीं ना कहीं 34 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 34 क्वेश्चन करवाने के बाद जो हमारे 15 क्वेश्चन बचेंगे वो 15 क्वेश्चन शाम के सेगमेंट में करके उसके बाद शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम हो गया था इसलिए मैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन तक ही करवा रहा हूँ। अभी 15 क्वेश्चन शाम तक ज़रूर आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेनी नहीं है, एकदम आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन है A और B 2 भाई हैं, C A की बहन है, D B की बेटी है, तो C और D का संबंध होना चाहिए। यहाँ तो एक चीज़ तो ध्यान रखना है, महिलाओं पर माइनस का चिन्ह लगता है और पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसी से हमारा उत्तर निकल जाएगा। जी इसका क्या करेंगे, A व B 2 सगे भाई हैं, A व B 2 सगे भाई हैं। यहाँ पे हमने सफ़ेद पेज लिया है ना, वो काम आ जाएगा। A व B 2 सगे भाई हैं, सगे भाई है मतलब सगे भाई है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी होगी। A प्लस B यानी A प्लस B, या अगर दंपति होते तो बीच में बराबर का निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, दोनों भाई भाई है। ठीक है जी, थोड़ा सा वापस देख लेते हैं क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A और B 2 सगे भाई हैं, C A की बहन है, C क्या है, C A की बहन है, C क्या है, C A की बहन है, C A की बहन है मतलब B की भी बहन है, C A की बहन है मतलब B की भी बहन है। एकदम आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। C A की बहन है तो B की भी बहन होगी, क्योंकि A और B दोनों सगे भाई है। ठीक है, A C A की बहन है। D B की बेटी है तो C और D का संबंध है। D किसकी बेटी है, D B की बेटी है। D किसकी बेटी है, D B की बेटी है। D B की बेटी है, D B की बेटी बताई गई है। ठीक है, ये आपका भाई हो गया। ये तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका क्या लगता है चाचा, क्योंकि अपने पिता का भाई आपकी क्या लगेगा चाचा, अपने पिता की बहन आपकी क्या लगेगी बुआ। तो यहाँ पे अगर A से संबंध पूछा जाए तो ये आपका D किससे, D A को क्या लगेगा
भतीजा लगेगा, ठीक है, डी और ए और सी दोनों के भतीजा लगेगा, लेकिन ए डी के चाचा लगेगा, सी डी के भुआ लगेगी। अब क्वेश्चन में पूछा है उसी का जवाब हम दे देते हैं जी, नॉर्मल सा एकदम आसानी से इसका जवाब दे देंगे। क्या पूछा है, ए और बी दो सगे भाई हैं, सी ए की बहन है, डी बी की बेटी है, तो सी और डी का संबंध है। सी और डी का संबंध क्या होगा, सी बहन है तो सी बुआ हो गई इसकी। और यहाँ बताया गया है कि बुआ और भतीजी, जी हाँ, बुआ और भतीजी इसका राइट उत्तर हो गया। और हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो गया, 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारा डी ऑप्शन एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज के इन सवालों से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है और आपको कहीं ना कहीं अच्छे सेगमेंट मिला है। और शाम तक मैं इन 15% बचे हुए हैं इनको करवा दूंगा। मेरी मेहनत पर विश्वास करिए, मैं जहाँ तक पूरी कोशिश करूँगा रीजनिंग के सभी सवाल करवाने के लिए पूरी मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके 5 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग कंप्लीट करवाने की पूरी मैं गारंटी लेता हूँ। और जहाँ तक मैं पूरी कोशिश मेरी कर रहा हूँ, शाम को कैलेंडर की कोशिश है मेरी, शाम तक ले आऊँगा 8 बजे तक का वीडियोज़। आप ज़रूर जुड़े रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा फुल सपोर्ट करेंगे, फुल साथ देंगे। इसीलिए आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे। और भी कोई क्वारीज है, कोई कमेंट है तो कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, जवाब देता हूँ। और जहाँ तक PDF के लिए मैंने एक चैनल बनाया था लर्न मोर पॉइंट नाम का, लर्न मोर पॉइंट 2 लिखा हुआ है आगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लोगो भी वहाँ है, आप टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, जहाँ से आपको PDF वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि ग्रुप में ज़्यादातर मैसेज भेजते रहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, इसीलिए PDF मैं वहाँ पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो शाम तक कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहते रहिए। ओके, धन्यवाद।